हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखिए, रोग के बारे में आप जानते होंगे। रोग क्या है? रोग क्या है? हमारे जो शारीरिक दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे रोग कहते हैं। यह दशाएं क्या हो सकती हैं? शारीरिक हो सकती हैं, मानसिक होती हैं या सामाजिक हो सकती हैं। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति उसके शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है तो उससे शरीर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं और कार्य क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिसे रोग कहा जाता है। अब इन रोगों से जो लड़ने की जो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, उसको क्या कहते हैं? जो भी हमारे शरीर के अंदर रोग फैलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद, कवक या जो भी धूल मिट्टी के कण या जो निर्जीव कारक और सजीव दोनों जो फैक्टर कारक होते हैं, ये जब हमारे शरीर पे प्रभाव इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है? हमारी जो बॉडी है ना, ये रिएक्ट करती है। उससे बचाने के लिए अपने आप को क्या करती है? सुरक्षित करने के लिए कुछ उपाय करती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। ठीक है, तो प्रतिरक्षा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षा का अर्थ होता है शरीर द्वारा जैविक और निर्जीव कारकों से अपनी रक्षा करना। ठीक है, सीधा सा अर्थ है कि जो भी बाह्य कारक है, चाहे वो कवक हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या जो भी सूक्ष्म जीव हो या निर्जीव कारक हो। ठीक है, निर्जीव कारक में आपके जो भी आ सकते हैं, धूल मिट्टी के कण हैं या और भी तमाम जो हानिकारक गैसें हैं, कुछ केमिकल्स हैं, ये सारे जो होते हैं ना हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तो इनके प्रति शरीर द्वारा अपनी सुरक्षा स्वयं करने की क्रिया को प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। यहाँ पर अगर हम प्रतिरक्षा की बात करेंगे तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट, ठीक है ना, इनेट इम्यूनिटी। और इसको कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो देखो, अब सहज प्रतिरक्षा क्या है? सहज प्रतिरक्षा जो होती है, सीधा सा अर्थ है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति अपने आप विकसित हो जाती है और इसी को कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। अर्थात जन्म के साथ ही बच्चों के शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा होती है उसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। यह चार प्रकार से हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। चार तरह की होती है। इसमें पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर। इसको कहते हैं शारीरिक अवरोध, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसको कहते हैं शारीरिक अवरोध। और दूसरा होता है कायिक अवरोध, ठीक है। तो ये दो हो गए। थर्ड पे आते हैं। अब थर्ड क्या है? थर्ड जो होता है वह है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, इसे कहते हैं कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध। फोर्थ है, सेलुलर के बाद आता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स, ठीक है ना। देखो, ये एक प्रकार के ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन्स होते हैं। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल बैरियर की। तो देखो, फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, ठीक है,
त्वचा क्या करती है, शरीर में बाहरी जितने भी फैक्टर, हानिकारक जो कारक होते हैं शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले, उनको इंटर करने से रोकती है। तो इसमें हमारी त्वचा आती है, ठीक है, स्किन। इसके बाद क्या आती है, जो हमारी श्वास नली है, तो श्वास नली के अंदर म्यूकोसल लेयर होता है, वो भी होती है श्वास नली, ठीक है। और क्या होता है, आहार नली, भोजन की नली, ठीक है, श्वास नली, आहार नली, भोजन की नली। इसके बाद जो जनन पथ होते हैं, मार्ग जो होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं, इनके आंतरिक स्तर में म्यूकोसल लेयर पाई जाती है, म्यूकोसल लेयर पाई जाती है, चिपचिपे तरल के रूप में झिल्ली होती है, ठीक है। इसमें प्रतिरक्षी सेल होते हैं, और जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे सांस की नली में या हमारे भोजन की नली में, ठीक है, पहुंचती है, या कहीं भी जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या यूरिनल जो सिस्टम है उसके अंदर जब प्रवेश करती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उसको नष्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल बैरियर, ठीक है। ये बॉडी बनने के साथ ही ये डेवलप होते हैं। दूसरा आप आएंगे, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसे कायिक अवरोधक कहा जाता है। इसमें क्या आता है, देखो, इसमें सबसे पहला अगर हम शुरू करते हैं हमारे माउथ से, तो क्या होता है, मुख में क्या होता है, लार होते हैं। अब इस लार में क्या पाया जाता है, एमाइलेज, ठीक है ना। जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये आपको पता है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, शर्करा होते हैं, इनको क्या करता है, माल्टोस में बदलता है। साथ में ये क्या करता है, जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको भी मारता है। और इसके अतिरिक्त इसमें लार में लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम, ये भी एंजाइम है एक, ठीक है ना। तो ये दोनों एंजाइम है, ठीक है ना, ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें जो लाइसोजाइम है, ये हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करता है। मुख के बाद जो हमारा आता है वो क्या है, अमाशय। तो हमारे अमाशय में अम्ल है, कौन सा अम्ल है, अमाशय में कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल है, ये क्या करता है, कोई भी अगर बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जो हानिकारक जो पदार्थ है, जो तत्व है, अगर वो पेट में चले जाते हैं, तो ये प्रबल अम्ल है, जिसे नमक का तेजाब कहते हैं, ये क्या करता है, ये उनको नष्ट करता है, ठीक है ना। और क्या है, हमारे आंखों के आंसू हैं, आंसू, इसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और आंखों से जो स्रावित होते हैं, देखते हो कभी भी अगर आंखों में कुछ पड़ जाता है, तुरंत पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी रोगाणुओं को बाहर कर देते हैं। समझ में आ गया ना। ये सारे जो होते हैं इस तरह से ये कायिक अवरोधक का कार्य करते हैं, ये तरल रूप में होते हैं। समझ में आ गया, हार्मोन्स या एंजाइम या किसी तरल के रूप में होते हैं। अब आते हैं हम सेलुलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध की बात करेंगे। तो कोशिकीय अवरोध में आपने देखो ब्लड पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो हमारा जो ब्लड है ना, तो ब्लड में क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। और डब्ल्यूबीसी की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सब प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं, जैसे इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये जितने भी होती हैं ना, ये सब प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। जैसे इसमें यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ठीक है, और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। ये जितने भी होते हैं ना, सब प्रबल मारक कोशिकाएं, जिसमें सबसे जो प्रबल मारक कोशिका होती है वो ये होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। ये हमारे बोन मैरो में बनती हैं, थाइमस ग्लैंड में बनती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं के रूप में ये हानिकारक जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई अपनी ही सेल है डैमेज हो गई है या जो नुकसान पहुंचा रही है, उसको ये
क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसका भक्षण कर लेते हैं और फिर भक्षण करके उनको समाप्त कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके WBC की कोशिकाएं, जिसमें मेन रूप से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब आते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, देखो इंटरफेरॉन क्या होता है ना कि देखो जो हमारी हमारी जो सेल होती हैं, जब ये वायरस से संक्रमित होती हैं, वायरस से संक्रमित होती हैं, ठीक है, वायरस से संक्रमित होती हैं, तब क्या करती है ना, ये हमारी जो ये सेल है, ये एक प्रकार का विशेष प्रोटीन बनाती है, जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन, वायरस से संक्रमण होने पर, और ये एक लेयर बना लेती है। ठीक है ना, ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या करती है, सेल को चारों तरफ से ये आवरण बना लेती है, उसको ढक लेती है, और इस तरह से अगर इसके अंदर कोई वायरस वगैरह है ना, तो ये बाहर नहीं निकल सकता है और दूसरे सेल को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन जो प्रोटीन होती है, ये वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं के ऊपर लेयर बनाती है, और लेयर बनाने के पश्चात जो अगल बगल की कोशिकाएं होती हैं उनको संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है, तो ये जो जन्म के साथ ही जो प्रतिरक्षा बच्चों में प्राप्त होती है ना, उसको कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा की। ठीक है, तो देखो ये हमारा ना उपार्जित प्रतिरक्षा है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन काल में जो रोगों से लड़ने की जो शक्ति ना विकसित होती है, उसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस से या बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन होता है, तो आप देखते हो कि धीरे धीरे पहले तो हम उससे प्रभावित होते हैं। अगर किसी को जैसे आप सर्दी जुकाम देख लो, किसी को चेचक होता है, तो शुरू में हम उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है कि कुछ समय के बाद हमारा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जब किसी बाहरी फैक्टर जैसे वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी निर्जीव कारक अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनको पहचानती है, और पहचानने के बाद क्या करती है, उनको अगर देखती है, उसको समझ में आता है कि हमारे अगर ये दुश्मन है, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये तुरंत उनको क्या करती है, उनको ये नष्ट कर देती है, फैगोसाइटोसिस कर देती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा का अर्थ है कि जीवन काल में अगर कोई रोग उत्पन्न होता है या कोई संक्रमण होता है, तो हमारा शरीर उसके विरुद्ध क्या करती है, अनुक्रिया करती है, और उस अनुक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं विकसित होती हैं, उसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब उपार्जित प्रतिरक्षा में देखो दो चीज है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा है, सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं और इसको पैसिव या इनएक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा का अर्थ है कि जैसे ही कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, कवक वगैरह कोई भी हो, अगर जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमारा जो प्रतिरक्षा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के क्या करता है, वो जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले एंटीजन थे, देखो जो रोग फैलाते हैं शरीर के अंदर, उनको एंटीजन कहा जाता है, याद रखिएगा, उनको क्या कहते हैं, एंटीजन। ये एंटीजन कोई वायरस, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई हानिकारक रसायन हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई प्रोटीन हो सकता है, ये एंटीजन होते हैं। और जब ये एंटीजन शरीर के अंदर विकसित होते हैं, तो इनको नष्ट करने के लिए जो हमारी इम्यून सिस्टम है, वो तुरंत क्या करती है, ये सेल का निर्माण फटाफट शुरू कर देती है, उनको मारने के लिए तुरंत फटाफट कोशिकाओं का निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, उस एंटीजन को नष्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा कि जैसे ही एंटीजन डेवलप होते हैं उनको मारने के लिए हमारे शरीर में ऑटोमेटिक रूप से एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, तुरंत शरीर के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं और फिर शरीर को रोगों से बचाती हैं। तो इसमें जो सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें क्या है, देखो पहली हमारी मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट। एक है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इनके बारे में जान लीजिए। देखो ये दोनों है ना, ये कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। और जो बोन मैरो में जब ये बनते हैं तो बनने के बाद क्या होते हैं, यहाँ पर अब यहाँ से दो तरह से होती है क्रिया। एक तो ये होती है कि जो कुछ सेल होते हैं वो बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों के बीच में जो खोखले जो भरे होते हैं ना तरल रूप में, जैसे मान लो ये हमारी हड्डी है, ठीक है, ठीक है। तो इसके बीच में आप देखोगे ना ये खोखला इस तरह से पूरा भाग होता है, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं अस्थि मज्जा। इसको क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं, बोन मैरो। ठीक है ना। यह अस्थि मज्जा क्या करते हैं, हम ये लड़ने वाली मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कोशिकाओं को बनाते रहते हैं और बनाने के बाद ये यहाँ से क्या करते हैं, ब्लड के द्वारा, ब्लड के थ्रू ये दूसरे जो लड़ने वाले जो हमारे हार्मोनल जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनमें भेज देते हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं। तो अब यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं, थाइमस ग्लैंड एक जो होती है ना बच्चों में, देखो थाइमस ग्लैंड क्या है, थाइमस ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है, ग्रंथि है जो बच्चों में तो पाई जाती है लेकिन बड़े होने के साथ धीरे 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 ये लुप्त होना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया बेटा। और बड़े होने पर पूरी तरह से ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा भी जाता है कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बच्चों में पाई जाती है और बड़ों में लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड है, याद रखिएगा। बोन मैरो में बनने के बाद ये जाती हैं तो थाइमस ग्रंथि में जाती हैं, यकृत लीवर में जाती हैं, ठीक है। और वहां जाकर के ये क्या करती हैं, मैच्योर हो जाती हैं और फिर वहां जैसे जैसे जहां जरूरत होती है ये हमारे जो ऊतक द्रव्य हैं, ठीक है, जो लसिका पदार्थों के सेल ऊतकों के बीच में जो खाली गैप होता है, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, या अंगों के बीच में जो गैप होते हैं कोशिकाओं के अंदर ये चले जाते हैं और वहां क्या करते हैं, जहां जहां भी हानिकारक सेल होते हैं उनको ढूंढ करके ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो दोनों है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनके बारे में आपको पता चल गया। अब ये क्या करती है ना, ये दो तरह की सेल बनाती हैं। एक सेल होती है बी सेल, बी सेल, और दूसरा होता है टी सेल, ठीक है। देखो बी सेल क्या करती है ना, बी सेल ये कोशिकाओं को पहचानती है और पहचान करके उनका भक्षण करती है, पहचान करके जो हानिकारक कोशिकाएं जैसे वायरस वगैरह हैं पहचान करके भक्षण क्रिया करती है, भक्षण क्रिया करती है मतलब उनको खा जाती है, उनको नष्ट कर देती है, भक्षण क्रिया करती है, ठीक है ना। देखो टी सेल, टी सेल क्या है, ये टी सेल ये क्या बोलते हैं, जो इम्यून सेल हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं, उनको बनाने में मदद करती हैं, अर्थात ये बी सेल की हेल्प करती हैं। तो ये क्या करती हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाओं, प्रतिरक्षी सेल के निर्माण में सहायता करती हैं, सहायता करती हैं, ठीक है ना, प्रतिरक्षी सेल के निर्माण में सहायता करती हैं। समझ में आ गया। तो याद रखिएगा दो है बी सेल और टी सेल, ठीक है। अब देखो यहां पर अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। देखो सक्रिय प्रतिरक्षा तो सीधा सा अर्थ है कि डायरेक्ट अगर हमारे बॉडी का किसी रोगजनक से सामना होता है तो ये क्या करते हैं, तुरंत
हमारा शरीर जो उसका इम्यून सिस्टम है तुरंत एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद तुरंत क्या करता है, उनको पहचानता है, पहले पहचान वाली कोशिकाओं का निर्माण करता है, फिर वो पहचान करके उसको नष्ट कर देती हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं है। अगर हानिकारक है तो उसको तुरंत नष्ट कर देती हैं। ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, बी सेल और टी सेल। बी सेल क्या करती है, भक्षण क्रिया करती है, इस क्रिया को कहते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और जो टी सेल है ये प्रतिरक्षी सेल के निर्माण में सहायता करती है, अर्थात ये बी सेल बी कोशिकाओं की सहायता करती है और प्रतिरक्षी कोशिकाओं को निर्माण करने में सहायक होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करेंगे। तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, वैक्सीन सुने हो ना, वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है, जब शरीर में किसी होने वाले रोग को रोकने के लिए या कोई हानिकारक रोगाणु है उसको रोकने के लिए जब शरीर को बाहर से कोई औषधि या बाहर से कुछ ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं, कुछ रसायन दिए जाते हैं जो हमारे शरीर में जा करके एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज बनाने में क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आप पहले पोलियो एक समय में था, बहुत महामारी होती थी। पोलियो क्या है, पोलियो जो है उसमें बच्चे जो है विकलांग ही पैदा होते थे, पैर से हाथ से अपंग होते थे। तो ये जो पोलियो वायरस था ना, ये काफी समय तक बहुत ज्यादा हमारे देश में जो है विकलांगता का इसका कारण रहा। तो फिर उस पर जब वैक्सीन बना, तो ये जो वैक्सीन है ये जब शरीर में पहले ही जब आप देखते हो जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उनका वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, उनको चेचक का, खसरा का, पोलियो का, ठीक है ना, हेपेटाइटिस का, ये सारे वैक्सीन लगते हैं। अब ये वैक्सीन करते क्या है, शरीर के अंदर जाके निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे, ठीक है, निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहेंगे, तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है। लेकिन जब वो जिसके लिए भेजे गए हैं, मान लो पोलियो वायरस वाला वैक्सीन लगा है, अब वो पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है उसकी एंटीबॉडी शरीर के अंदर क्या होती है, पड़ी रहती है, और जैसे ही वो पोलियो के वायरस अगर शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, बनने लगते हैं एंटीजन, तो तुरंत क्या करते हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो तुरंत क्या करती है, वो वैक्सीन के थ्रू वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और उस पोलियो के वायरस को मार देती है। इसी तरह से चेचक वाले जो वायरस हैं उसको भी इसी तरह से वैक्सीन जो दी जाती है वो एंटीबॉडीज बना करके नष्ट करती है। तो वैक्सीन का काम ही है कि ये निष्क्रिय अवस्था में बॉडी के अंदर पहले ही पहुंचा दिए जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी की जब रोगजनक उत्पन्न होते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनको मार करके हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपको बच्चों एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का जो है ये एक पार्ट है, और इस पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिम्फोटिक स्टेम सेल इन बोन मैरो, मतलब जो हमारा बोन मैरो है, अस्थियों के अंदर जो बोन मैरो अस्थि मज्जा होती है ना, उसके अंदर स्टेम सेल पाई जाती हैं, स्टेम सेल कोशिकाएं, ठीक है ना। स्टेम सेल थेरेपी आपने पढ़ा होगा कि स्टेम सेल थेरेपी क्या है, जब किसी के अंदर कोई ऐसी जटिल बीमारी होती है, ब्लड नहीं बन पाते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो लास्ट में स्टेम सेल थेरेपी की जाती है। उसमें हड्डियों से बोन मैरो को निकाला जाता है, निकाल करके उसकी जांच की जाती है, फिर उसमें सेल किस तरह कार्य कर रहे हैं, कितनी मात्रा में बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उसका पता लगाया जाता है और फिर बीमारी का इलाज होता है। तो यहाँ पर जो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल पाए जाते हैं ना, जो लिम्फोसाइट की कोशिकाएं होती हैं, वे बनती हैं, और बनने के बाद वे कहाँ भेजी जाती हैं, दो जगह भेजी जाती है, एक तो थाइमस ग्रंथि के अंदर, और खुद बोन मैरो में रहती हैं, और लीवर में भेज दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब जो थाइमस ग्लैंड है, आपको पता है, मैंने बताया कि बच्चों के अंदर थाइमस ग्रंथि जो होती है वो लगातार भक्षण कोशिकाओं का निर्माण करती है, लिम्फोसाइट, ठीक है, का निर्माण करती है, और ये क्या करती है, ये रोगों से लड़ने में इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बढ़ाती है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है ये छोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक अवशेषी ग्रंथि के रूप में रह जाती है बड़े होने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं ये थाइमस ग्रंथि में भेजी जाती है, वहां पर जाके ये परिपक्व होती है, मैच्योर होती हैं, वहां पर मैच्योर होती हैं, परिपक्व होती हैं। और दूसरी जो है ना, ये देखो, ये बोन मैरो
में खुद ही रहती हैं, कुछ जो सेल बचती हैं वो बोन मैरो में ही रह जाती हैं, वहां मैच्योर होती हैं, और लीवर में भी भेजी जाती हैं। तो हमारा जो यकृत या जो लीवर है वो भी प्रतिरक्षी कोशिकाओं को क्या करता है, वो परिपक्व करता है, मैच्योर करता है वहां पर, और उनके वृद्धि में सहायक होता है। अब जो थाइमस ग्रंथि है ये टी सेल का निर्माण करती है, ठीक है, और जो बोन मैरो में या लीवर के अंदर जो सेल होते हैं उनको बी सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग जब होता है, मतलब ये इनका विकास होता है, ये डेवलप होते हैं, तो ये दो तरह की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, एक होता है टी सेल और दूसरा बी सेल। टी सेल थाइमस ग्रंथ में बनता है और बी सेल बोन मैरो में ही स्वयं या लीवर के अंदर बनता है, ठीक है। अब जो टी सेल है इसको कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। आपने पढ़ा होगा कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। देखो ये क्या करती है ना, ये रोगाणुओं का भक्षण करती है। ये CMI जो है, ये जो रोगाणु है ये क्या करती है, रोगाणुओं का भक्षण करती है। रोगाणुओं का भक्षण करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, ठीक है। तो इसे CMI कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमोरल रिस्पांस जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, और देखो इसमें ये एक तरल लिक्विड के रूप में होते हैं, जैसे चिपचिपा पदार्थ होता है ना, वो जो लिम्फ लसिका होते हैं ना उसके अंदर ये बनते हैं, और इसमें जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं वो तरल रूप में होती हैं। ये कई जगह ऊतकों के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है, लीवर में स्वयं होती हैं, फिर लीवर जो है इसको बाहर भी भेजता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जहां जहां भी रहती हैं वहां पर हमारे उस संबंधित आर्गन को क्या करती हैं, बचाती हैं रोगों से, ठीक है। तो इसमें जो ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या तरल जो रिस्पांस है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये शरीर के अंदर फैलते हैं, अंगों के बीच में चले जाते हैं, ठीक है, ऊतकों के बीच में चले जाते हैं, हड्डियों के बीच में चले जाते हैं, और फिर जहां जहां भी ये जाते हैं ये क्या करते हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाओं को लगातार बनाती रहती हैं और क्या करती हैं, हानिकारक जो रोगाणु है उनको नष्ट करती रहती हैं। इसके अतिरिक्त ये बोन मैरो का जो रेड बोन मैरो है, यानी बोन मैरो के अंदर क्या होती है, लाल कणिकाएं भी उसमें होती हैं, वहां से वो WBC निकल करके न जाती हैं, फिर वो मारती हैं। तो यहाँ पर इसको जो इसमें सेल पाई जाती हैं इसका एक नाम दिया गया है हिमैटो साइटोब्लास्ट। हिमैटोसाइटोब्लास्ट, ठीक है ना। ये जो हिमैटोसाइटोब्लास्ट सेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो लाल मज्जा जो होती है, रेड बोन मैरो होती है, उसमें बनती हैं, और बनने के बाद ये वहीं से भक्षण क्रिया को शुरू कर देती हैं और फिर वहां से निकल करके शरीर के दूसरे भागों में भी फैलती हैं। तो इनको हिमैटोसाइटोब्लास्ट नाम दिया गया है क्योंकि ये लाल रंग का जो ब्लड होता है उसके अंदर बोन मैरो में ये बनते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये इस तरह से हमारी जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो कार्य करती है। जैसे जैसे रोगाणु हमारे शरीर में पनपते हैं वैसे वैसे उनको रोकने के लिए प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी लगातार अपनी संख्या बढ़ाती रहती हैं, और संख्या जो बढ़ाती हैं उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बी सेल और टी सेल बनती हैं, और ये दोनों क्या करती हैं, रोगाणुओं को नष्ट करती हैं और उनको मार करके शरीर से समाप्त कर देती हैं। तब तक ये अपनी संख्या बढ़ाती रहती है, मारती रहती हैं, जब तक ये रोगाणुओं को पूरी तरह से बॉडी के अंदर समाप्त नहीं कर देती हैं। तो ये डायग्राम के माध्यम से मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।